Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के 31st पार्ट पर और यहाँ पर हम देखने वाले हैं वर्किंग ऑफ टाइपराइटर के बारे में। इससे पहले जो हमारा वीडियो आया था तो वहाँ पर हमने बात करी थी कि टाइपराइटर क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसको पूरा हमने जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको इमेज की हेल्प से पूरा डिटेल में समझा था। आई होप आपको वहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और आज के इस वीडियो में हम इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली अगर आपके पास टाइपराइटर हो तो आपको उसको किस तरह से यूज़ करना होता है, उसकी वर्किंग किस तरह से होती है। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पर हम कुछ ऐसी जो टाइपराइटर रहते हैं तो उसके जो पार्ट्स होते हैं तो उनकी क्लोज इमेज मतलब जूम करके थोड़ी सी इमेज जो है वो दिखाना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो वो भी आज मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूँगी। बेसिकली पार्ट्स वाले वीडियो में इंक्लूड करना था लेकिन वो मुझे ध्यान नहीं रहा था, तो इस वजह से आज के इस वीडियो में मैंने उसको इंक्लूड कर दिया है और उन इमेज की हेल्प से ही पूरी इस वर्किंग को आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और बेसिकली जो आपका टाइपराइटर होता है इसकी अगर हम बात करें कि इसका इन्वेंशन किसने किया था, तो इसका जो कॉमर्शियल टाइपराइटर का सबसे पहले इन्वेंशन हुआ था तो इसको इन्वेंट किया था अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था क्रिस्टोफर लेथम शोल्स। इन्होंने बनाया था और इनके साथ में इनके कुछ कलीग्स भी थे तो उन्होंने भी इनकी हेल्प करी थी। लेकिन बेसिकली जो मेन नाम आता है वो क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने ही कॉमर्शियल टाइपराइटर को बनाया था और फर्स्ट कॉमर्शियल टाइपराइटर आपका 1874 में आया था। ठीक है, उसके अलावा जो एक टाइपराइटर होता है बेसिकली एरे ऑफ कीज़ होता है, इसको हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ कीज़ होता है। ये बेसिकली क्या होता है ऑलरेडी हम डिटेल में इसको समझ चुके हैं। उसके अलावा इसमें क्या रहता है कि एरे ऑफ कीज़ होता है विच कॉजेज अ डिफरेंट सिंगल कैरेक्टर्स टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन द पेपर बाय कॉजिंग एन इंक्ड रिबन टू बी स्ट्रक अगेंस्ट अ पेपर बाय अ टाइप एलिमेंट। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, कॉमनली अ सेपरेट टाइप एलिमेंट यूज़ करा जाता है जिसको हम टाइप बार कहते हैं। और कुछ टाइप राइटर्स में ये टाइप बार की जगह पर टाइप बॉल का यूज़ करा जाता है। तो ये एक पूरा इसमें सारी के सारे जितने भी लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो सारा एक ही चीज़ में एक ही तरह की एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी पर इम्प्रिंटेड होता है। वहाँ पर सारे एलिमेंट अलग अलग नहीं होते हैं। लेकिन जो आपका टाइप बार होता है तो इसमें आपके सारे के सारे एलिमेंट सेपरेटेड होते हैं, लेकिन टाइप बॉल में वो सारे एक ही में अंदर आपका फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये टाइप बार और टाइप बॉल मशीन्स क्या होती हैं इनके बारे में हम समझेंगे, लेकिन अपने आने वाले वीडियोस में आगे की वीडियोस में इसको समझेंगे। क्योंकि ये बेसिकली एक तरह से जब किसी टाइपराइटर में टाइप किया जाता है तो टाइप करते टाइम पर जो भी मेटल इंक पर आपकी जो इंक्ड रिबन होती है उसको हिट करता है, तो वो चीज़ जो हिट करती है वही आपकी अलग अलग तरह की होती है। वो एक टाइप बार मशीन होती है, टाइप बॉल मशीन होती है, दो तरह की होती हैं। अभी इनके बारे में पूरा डिटेल में हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे, इसका पूरा सेपरेट वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे और अभी हम यहाँ पर आगे हम बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। तो वर्किंग यहाँ पर वैसे तो पूरा लिखा हुआ है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ने के बजाय हम इसको पूरा इमेज की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, सो बेसिकली जब मैंने आपको कल टाइपराइटर की इमेज दिखाई दी, आई होप सो आपको याद होगी। सो उसमें क्या रहता है कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें ये आपके अलग अलग से इतने सारे टाइप बार्स हैं। ठीक है, हर एक की के साथ में एक लीवर अटैच रहता है तो उस लीवर को हम बोलते हैं टाइप बार। और टाइप बार का जो एंडिंग पोर्शन होता है, आगे का पोर्शन होता है, तो उसके साथ में एक मेटल का स्लग अटैच रहता है। तो वो मेटल के स्लग पे कोई ना कोई लेटर लिखा होता है, वो आपका कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स में होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके जो रिबन इंक रिबन रहता है तो उसको पूरा फिक्स करने के लिए इस इन दोनों रिबन स्पूल्स के बीच में ये रिबन आपका फिक्स रहता है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ तो इतना हो गया। उसके अलावा यहाँ पर ये जो आपका रोलर जैसा रहता है जिसको हम प्लेटन हमने कल बताया था, इसके ऊपर आपको पेपर को लगाना होता है। ठीक है, तो पेपर को लगाने के लिए यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये इसकी नॉब रहती है। इस नॉब को आपको इसको मूव करना होता है ताकि ये थोड़ा सा लूज़ हो जाए, मतलब ये थोड़ा सा रोटेट करे, जिसकी वजह से पेपर इसके अंदर अपना रोल करते हुए सीधा आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका रहता है। और अभी आगे मूव करते हैं और यहाँ पर आपकी नेक्स्ट इमेज है ये वाली। ये जो मैंने आपको बताया कि जो टाइप बार्स होते हैं हर एक की से एक टाइप बार अटैच रहता है इस तरह से, तो उसका जो आगे का पोर्शन होता है उसमें ये आपके जो मेटल स्लग होते हैं तो वो ये चीज़ है। जो मेटल स्लग्स होते हैं वो कुछ इस तरह से आपने लिखे होते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि हर एक लेटर कैपिटल में भी है, हर एक मेटल स्लग में और स्मॉल में भी है। ठीक है, कैपिटल भी है, स्मॉल भी है, कैपिटल भी है, स्मॉल भी है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जितने भी लेटर्स बने हुए हैं ये सारे अपनी रिवर्स फॉर्मेट में बने हुए हैं। वैसे अगर हम इनको करेक्ट करेंगे तो जब ये आपकी पेपर पर आपकी जो रिबन रहती है तो उस पर जब हिट करेगा
तो जो आपका पेपर पे बन के आएगा वो आपका करेक्ट पोजीशन पर आएगा, करेक्ट डायरेक्शन में आएगा। लेकिन यहाँ पर आपका सारे के सारे मिरर इमेज के फॉर्म में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई कि आपने देख लिया कि किस तरह से आपके मेटल स्लग्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो ये आपका कुछ इस तरह से रिबन स्पूल होता है। और मैंने आपको बताया था कि जनरली आपका स्टार्टिंग में सिर्फ ब्लैक कलर के रिबन का यूज़ होता था, लेकिन अब जो है तो यहाँ पर आपके रेड और ब्लैक, ये आप देख सकते हैं रेड है, ये आपका ब्लैक है, तो ये दोनों कलर के रिबन आपके साइमल्टेनियसली साथ में ही यूज़ करे जाते हैं। अगर आपको किसी टाइम पर ब्लैक से लिखना है तो वो आप नॉब को इधर उधर मूव करके आप ब्लैक से लिख सकते हैं। रेड से लिखना था तो वो भी आप मूव करके वापस से आप रेड को फिक्स कर दोगे। रेड को फिक्स करने का मतलब क्या होता है कि अगर आपको ब्लैक से लिखना है तो मान लीजिए इस जगह पर आपका बटन जो आपकी मेटल स्लग होता है हिट करता है, तो वो आपका ब्लैक कलर का नीचे आ जाएगा, मतलब अगर इस पोजीशन पर हिट करता है। अगर आपको रेड से लिखना है तो जब आप इसको मूव करोगे तो ये रिबन जो है आपका मूव करके ऊपर आ जाता है और इस जगह पर आपका रेड कलर का रिबन आ जाएगा। तो जब वो हिट करेगा तो वो आपका रेड कलर का इम्प्रिंट हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये चीज़ होती है, ठीक है। सो ये आपने रिबन भी देख लिया कि रिबन किस तरह से होता है। और यहाँ पर आप देख लीजिए तो ये आपका जो कैरेज रहता है ना, ये चीज़ जो आपकी प्लैटन थी जिसको हम कैरेज भी कहते हैं, तो इसको आगे पीछे मूव करने के लिए बेसिकली इसी पर आपका पेपर फिक्स होता है। तो इसको आगे पीछे मूव करने के लिए ये जो आपका मेटल का पीस अटैच होता है इसको हम बोलते हैं कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न का मतलब होता है कि जब लिखते लिखते आपका जो पेपर होता है वो अपने एंडिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है तो आपको नेक्स्ट लाइन में जाना पड़ता है। जैसे कि आपने नॉर्मली कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो आप एंटर करके नेक्स्ट लाइन पर जाते हैं, तो इसको हम एक तरह से एंटर ही कह सकते हैं कि आपने एंटर किया, मतलब कैरेज रिटर्न जो था तो वो आपने उसको पुश करके आगे की तरफ भेजा तो आपका उससे वो धीरे से नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरह से एंटर की तरह ही काम करता है। उसके अलावा ये आपका जो मेटल का पीस है ये आपका रोलर रिलीज़ बटन है। रोलर रिलीज़ बटन का मतलब होता है कि जो आपका रोलर होता है जिसके ऊपर आपका पेपर फिक्स होता है, तो उस पेपर को जब आपको रिमूव करना होता है तो उसके लिए थोड़ा सा रोलर को लूज़ करना पड़ता है ताकि आपका जो पेपर है वो आपका पूरा आराम से निकल आए, वो फटे ना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन एडजस्टमेंट, लाइन हाइट एडजस्टमेंट, मतलब कि आपको ये वाला जो मेटल का पीस है ये वाला, तो इसकी हेल्प से आपको पेपर के बीच में जो आप लाइंस लिखते हैं, मतलब मान लीजिए ये एक आपने लाइन लिखी, ये आपने एक लाइन लिखी, इस तरह से आप अलग अलग लाइंस लिख रहे हैं, तो यहाँ पर इसके बीच की जो दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस आपको कितनी रखनी है उसको मैनेज करने के लिए ये वाला जो लीवर होता है इसकी हेल्प से आप लाइन की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से कैरेज में अलग अलग सारी बटन्स होती हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पर, अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है कि ये आपका था टाइपराइटर। अब आपको क्या करना है कि आपको इस टाइपराइटर से कुछ भी टाइप करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आप नॉब देख रहे हैं इस नॉब को आपको घुमाएंगे और उसको घुमाने से पहले आपको लेनी होती है एक ब्लैंक पेपर शीट। ब्लैंक पेपर शीट को आपको इसमें नीचे साइड से, मतलब इसके बैक साइड से जो रोलर का रहता है ना, तो इस तरह से आपको डालना होता है। और इतना डालने के बाद में आपको इसको नॉब को रोटेट करना होता है। जैसे ही आप इस नॉब को रोटेट करेंगे तो जो आपका पेपर जो नीचे साइड से आ रहा होता है रोलर के, आपके प्लेटन के, वो अब यहाँ से आपका ऊपर होने लगता है। और ऊपर आपको जहाँ से जिस जगह से आपको लिखना होता है तो उस जगह पर आके आप उसको फिक्स कर देते हैं। और यहाँ पर ये जो आपकी रॉड पड़ी हुई है, तो यहाँ पर ये आपकी बेसिकली पेपर को अपनी पोजीशन पर फिक्स करने के लिए दो तरह के आपकी मेटल पीसेस होते हैं, या आपके रबर के भी पीसेस हो सकते हैं। इनको हम कह सकते हैं पेपर पिन्स या फिर पेपर फिंगर्स, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई। अब आपने यहाँ पर इसको पेपर को इस जगह से फिक्स कर दिया। ये चीज़ आप भूल जाइए कि पीछे कोई पेपर है, जो मैंने आपको लाइन यहाँ पर दिखाई है, ये वाली जो लाइन है यहाँ पर आपने पेपर को फिक्स कर दिया इतने पर से, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये वाली जो पोजीशन है यहीं पर आपका रिबन रहता है और इसी पोजीशन पर रिबन पर ही आपका जो भी की का मेटल स्लग होता है वो जाके हिट करता है। तो यानी कि इस जगह पर ही आपका लिखे जाएगा। कोई भी चीज़ अगर आप लिखेंगे तो आपका इसी जगह से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप बिल्कुल एंड पोजीशन से इस जगह से पेपर के स्टार्ट करें, जैसे कि मान लीजिए इतना पेपर है तो आपको वेट फॉर अ व्हाइल, हाँ, तो मान लीजिए आपने ये पेपर को इस तरह से फिक्स किया था और यहाँ पर आप चाहते हैं कि पेपर में इस जगह से लिखना स्टार्ट हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, ये जो आपका इसके साथ में ये वाला लीवर अटैच होता है, मैं एक बार क्लियर करूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो यहाँ पर ये जो आपका लीवर रहता है तो इसको हम बोलते हैं कैरेज रिटर्न लीवर। इस लीवर को आपको पुश करके आगे की तरफ इस तरफ आपको शिफ्ट करना होता है।
तो उससे क्या रहता है कि जो आपका पेपर की जो आपकी करेक्ट पोजीशन जहाँ से पेपर पर लिखना चाहिए उस जगह पर आपका पेपर पहुँच जाता है। मतलब कि ये वाली जो पोजीशन है ये आपकी इस जगह पर पहुँच जाएगी, तो ये आपका मतलब जो कैरेज रहता है वो पूरा का पूरा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो कैरेज था वो अपनी सही जगह पर पहुंच गया, पेज की बिल्कुल सही जगह पर आपने रख दिया उसको, जहाँ पर आपका की कोई भी हिट करेगी। ठीक है, अब आपने कुछ लिखना है तो आप यहाँ पर ये आपके सामने इतनी सारी कीज़ हैं, इन सारी कीज़ का यूज़ करते हुए आप एक एक करके टाइप करेंगे, वो आपका हो जाएगा। स्पेस बार जो है आपका, जैसे कि आपका स्पेस बार आपके नॉर्मली कीबोर्ड में यूज़ होता है, तो आप एंटर करते हैं तो आपका स्पेस हो जाता है। ठीक है, वैसे ही आपका यहाँ पर भी यूज़ होता है। अब यहाँ पर आपको कुछ लेटर्स को कैपिटल में लिखना है, कुछ लेटर्स को स्मॉल में लिखना है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर अगर आपको कैपिटल या स्मॉल में लिखना होता है, अगर आपको कुछ चेंज करना होता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर शिफ्ट की अवेलेबल होती है। उस शिफ्ट की का यूज़ करके आप उसको कैपिटल या स्मॉल कर सकते हैं। बेसिकली शिफ्ट की क्या करती है, अगर आपको कैपिटल में लिखना है तो उसके लिए अगर कैपिटल लेटर्स ऊपर पोजीशन पर मेटल स्लग मान लीजिए इस तरह का है, तो इस जगह पर ये हाफ हाफ रहता है, तो यहाँ पर आपको कोई कैपिटल लेटर अवेलेबल है तो उसको अगर आपको लिखना है तो शिफ्ट की उसको नीचे प्रेस कर देती है, ताकि जो आपका कैपिटल लेटर है ये वाली जो स्पेस है आपकी, ये वाली जो जगह है, ये जाके आपके रिबन पर हिट करे। यहीं पर अगर आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना होता है तो ये मान लीजिए यहाँ पर आपका स्मॉल लेटर अवेलेबल होता है, तो शिफ्ट की क्या करती है, आपका इसी जो की रहती है इसको ऊपर शिफ्ट कर देती है, आपका जो टाइप बार होता है और ये वाला पोजीशन आपकी जो रिबन रहता है उस पर हिट करती है। ठीक है, तो मतलब कि जो साइड आपकी रिबन को हिट करेगी वही लेटर आपका पेपर पर इम्प्रिंट होगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। ये तो हो गया आपका कैपिटल और स्मॉल को कैसे लिखना होता है। इसके अलावा अगर यहीं पर आपको कोई सिंबल वगैरह यूज़ करना होता है, मान लीजिए कि आपको इस तरह से कुछ लिखना है, ए लिखना है और उसके ऊपर ये इस तरह से जो हाइफन लगता है, इन सारी चीज़ों का आपको यूज़ करना है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या रहता है, डेड कीज़ होती हैं। डेड कीज़ का मतलब होता है कि आपकी ऐसी कीज़ जिनको आपने प्रेस किया तो उससे जो भी लेटर था, जो भी उस पर सिंबल था वो इम्प्रिंट हो गया पेज पर, लेकिन पेज आगे मूव नहीं करेगा। मतलब मूव करने का क्या मतलब है, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि आपने कोई एक लेटर लिखा, ए लिखा, ए आपका टाइप जैसे ही हो जाएगा तो पेपर थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आगे की तरफ मतलब कि जैसे कि आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने की को हिट किया तो ए लिख चुका है यहाँ पर। अब जैसे ही आप की को रिलीज़ करेंगे तो ये पेपर आपका इस तरफ को मूव करेगा, इस तरफ को मूव करेगा तो यहाँ पर आगे की जगह बनेगी, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट आपने लेटर को टाइप किया बी, तो इस तरह से आपका होता है। लेकिन यहाँ पर डेड कीज़ क्या करती हैं, डेड कीज़ क्या करती हैं कि जैसे कि आपका बी यहाँ पर अब लिख चुका है, मान लीजिए यहाँ पर ए लिखा था और ए के बाद में आपने किसी डेड की को यूज़ किया, डेड की का यूज़ किया मतलब ये वाला हाइफन जो रहता है इसका आपने यूज़ करा, तो उसको जब आप प्रेस करेंगे तो इसी के ऊपर यहीं पर आपका वो हाइफन लग जाता है, लेकिन पेज आगे मूव नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका डेड कीज़ का यूज़ करा जाता है। सो आई होप डेड की आपको समझ में आ गई होगी। डेड की क्या होता है, ये आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेड का मतलब कि आपका डेड हो जाना कोई चीज़, वही चीज़ है कि यहाँ पर आगे पेज का मूवमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई कि आपको सिंबल वगैरह नंबर्स वगैरह किस तरह से यूज़ करना होता है, इतना तो हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स होते हैं, उसी तरह से आपका ये तो हो गया। अब यहाँ पर अगर नंबर्स है तो नंबर्स के लिए भी अलग अलग कीज़ होती हैं, उनके भी अलग अलग मेटल स्लग्स होते हैं, तो उस पर भी आपका 1 2 3 4 5 पूरा लिखा होता है, तो उस तरह से आप उसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। इतनी चीज़ हो गई। अब आपने लिखते लिखते क्या किया, आपने जितना जो कुछ लिखा था, अब यहाँ पर आप पेज के बिल्कुल एंड पर आ गए हैं और जो कैरेज है वो वापस से मूव करके इसी पोजीशन पर आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ टाइपराइटर्स में बेल बजती है। बेल मतलब आपकी हल्की सी आवाज़ आती है, तो उससे क्या रहता है कि आपको पता चल जाता है कि आपका पेज जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट लाइन पर आना है। नेक्स्ट लाइन पर आने के लिए वापस से आपको कैरेज को मूव करना होता है थोड़ा सा ऊपर की साइड में, और फिर आपको आगे इसको मूव कराना होता है। मतलब ये आपका जो कैरेज था इसने आपको थोड़ा सा आगे किया एंड देन इधर की तरफ शिफ्ट किया, तो कैरेज आपका वापस से पहुंच गया आगे की तरफ और आप नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। तो इस तरह से आप लिखते लिखते पूरा पेपर को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से बेसिकली आपका पूरा टाइपराइटर वर्क करता है। इतना तो हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपसे कोई गलती हो गई, आपको कुछ लिखना था, आपको मान लीजिए राम लिखना था और राम की जगह आपने राम में आर की जगह कुछ और लेटर को टाइप कर दिया, आपने आर की जगह एस को टाइप कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या रहता है, जो भी टाइपराइटर होते हैं तो वहाँ पर जो पुराने टाइम के होते थे, तो जो एक बार लिख गया वो एक बार लिख गया, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर अगर आपको रिमूव करना होता है तो इसमें कुछ जो हार्ड रबर्स होते हैं जो कि एब्रेशन की तरह काम करते हैं, मतलब कि
अगर आप उसको रब करोगे किसी दूसरे मटेरियल से तो उससे क्या रहता है कि जो आपके पेपर की उस जगह की सरफेस होती है वो थोड़ी सी आपकी एब्रेडेड हो जाती है, वो उस जगह की जो सरफेस रहती है वो थिन हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है कई बार। अब यहाँ पर ये चीज़ आप यूज़ कर सकते थे उसको इरेज़ करने के लिए, बाकी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है उसको इरेज़ करने के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे इसमें कुछ चेंजेस आए, काफ़ी सारे इसमें मॉडिफिकेशंस किए गए, तो उसके बाद में कुछ आपके करेक्शंस फ्लूइड का यूज़ करा जाता था। जैसे कि जो करेक्शन फ्लूइड का मतलब है, यहाँ पर कुछ करेक्शन फ्लूइड या फिर कुछ करेक्शन पाउडर्स का भी बीच में यूज़ हुआ था। करेक्शन पाउडर्स का मतलब क्या है कि जो आपका रिबन रहता है तो उसी में आपका कुछ पाउडर जैसा एक रहता है, एक अलग तरह का रिबन होता है, तो उसमें पाउडर अवेलेबल होता है। तो जो कि आपने पहले दबाई थी, जो कि आपको नहीं लिखनी थी, वापस से आप उसी को प्रेस करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नॉब को चेंज करके रिबन को ऊपर लाना होता है, ताकि वो वाला आपका जो लिखा हुआ है उसको रिमूव करने के लिए आप उस तक पहुंच जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से जो करेक्शन फ्लूइड्स होते हैं, करेक्शन पाउडर्स होते हैं, दोनों में सिमिलर प्रोसीजर होता है। जैसे कि आप रिबन में कलर को चेंज करने के लिए आप अलग अलग यूज़ करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर जैसे कि आपके वाइटनर्स होते हैं, जब आप कुछ लिख रहे होते हैं तो आपका कुछ गड़बड़ हो जाता है तो आप उसको रिमूव करने के लिए वाइटनर का यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी रिबन के फॉर्मेट में वो आपका वाइटनर होता है, उसको करेक्शन फ्लूइड बोलते हैं। तो वो आपका इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं उसको रिमूव करने के लिए। और वापस से कोई चीज़ अगर लिखनी है तो फिर वो आपको थोड़ा देर उसको ड्राई करने के लिए सूखने देना होता है, फिर आप वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं जो भी आपको लिखना था, ठीक है। तो इसी वजह से जब भी आप कुछ टाइपराइटर से टाइप करते हैं तो आपको फोकस बहुत मतलब हाई लेवल पर होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़रा से भी गलती हो जाती थी बहुत पहले टाइम पर तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते थे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता था आपके पास, ठीक है। लेकिन अब जो है तो थोड़ा बहुत आपका चेंजेस कर सकते हैं, कुछ करेक्शन फ्लूइड्स वगैरह का यूज़ करते हुए यहाँ पर अब हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आपकी, तो इस तरह से पूरी इसकी वर्किंग होती है। अब यहाँ पर ये तो हो गया कि पूरा टाइप आपने कर लिया। अब टाइपराइटर से टाइप करने के बाद में जो आपके पास जो कुछ भी आपने लिखा होता है तो वो कुछ इस तरह से आपके सामने लिख के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देखकर एक चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लेटर्स हैं उनके बीच में कोई भी इंटरलिंकिंग नहीं है, हर एक लेटर अलग अलग है, इनके बीच में कोई भी किसी भी तरह की इंटरलिंकिंग नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या रहते हैं कि जैसे कि नॉर्मली आप कर्सिव लिखते हैं और जो आपके प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो आप कंप्यूटर से प्रिंट करके निकाल लेते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर कोई फ़ॉन्ट कर्सिव वाला है, ऐसे बहुत तरह के फ़ॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पर आपका कर्सिव देखने को मिल सकता है। लेकिन जब भी आपके पास टाइप्ड डॉक्यूमेंट आएगा उसका फॉर्मेट एज इट इज़ ऐसा ही होता है। इसमें किसी भी तरह के कोई भी लेटर्स के बीच में इंटरलिंकिंग नहीं होगी, किसी भी वर्ड के बीच में इंटरलिंकिंग नहीं होगी, और हर जगह आपको जो भी आपका फॉर्मेट रहता है तो वो इसी तरह का आपके पास आपको डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता है जब भी आप कुछ लिखते हैं तो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो इसकी इंक रहती है वो थोड़ी सी डिफरेंट तरह की इंक होती है, तो इसका इंक वगैरह का भी एग्जामिनेशन किया जाता है जब आप इसको पूरा एनालाइज करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एग्जामिनेशन वगैरह किस तरह से होता है उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, पहले हम बेसिक्स क्लियर कर लें, फिर हम धीरे धीरे करके इसके एग्जामिनेशन पर जाएंगे, ठीक है। आगे जो भी वीडियोस आएंगे तो वहाँ पर इसके हम फोरेंसिक का एस्पेक्ट जो है, इसका सिग्निफिकेंस है, तो वहाँ पर एक एक करके हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आपकी फोरेंसिक मतलब टाइप राइटर होते हैं तो जब भी आपको उससे टाइप करना होता है तो ऐसा नहीं होता है कि आप एक टाइम पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ टाइप कर सकते हैं। ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, थोड़ा सा टाइम लेता है, आपका थोड़ा सा फोकस चाहिए होता है इससे टाइप करने के लिए। यहाँ पर अगर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को टाइप करना है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी से 2-3 मिनट में आपका काम हो जाएगा, ये कम से कम 1-2 घंटे लेगा। बाकी आपकी जितनी प्रैक्टिस है, जितनी जल्दी जल्दी आप कर लेते हैं, उस चीज़ पर भी ये आपका डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ इस तरह के आपके टाइपराइटर की वर्किंग होती है। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और जो कुछ भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है इमेज की हेल्प से और जितना भी मैंने आपको बताया है वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। आप इसको एक एक करके लाइन को पढ़िएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सेम वही चीज़ें जो कुछ भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बस यहाँ पर वो पूरा रिटन फॉर्मेट में है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एक बार इसको रीड कर लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। सो यहाँ पर ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी हैं।
आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बट कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। एंड हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, ब्लॉगर, इन सारी जगह पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि वीडियोस की फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा और ब्लॉगर पर ज़रूर से विजिट करिएगा। वहाँ पर बहुत सारे MCQs हैं आपकी नेट के प्रिपरेशन के लिए, और बहुत अच्छी क्वालिटी के MCQs वहाँ पर मिलेंगे जो शायद आपको और कहीं ना मिलें। ठीक है, तो एक बार विजिट करके ज़रूर से देखिएगा, बहुत अच्छा वहाँ पर कंटेंट अवेलेबल है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।